हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसी रही आपकी दिवाली? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई तो अभी कुछ ऐसी खास चल नहीं रही होगी क्योंकि सब दिवाली मना रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन एनालिसिस। आप रिकॉर्डेड बाद में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले कि हम सारे पेपर कर चुके हैं, ये है 23 दिसंबर का पेपर। जनवरी के सारे पेपर हम खत्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें प्लेलिस्ट में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का बहुत रोल होता है। सिलेबस जो है लिमिटेड है, क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं और अब तो टाइम भी कम ही बचा है, 2 महीने का टाइम है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Nita can recognize and classify all variety of animals, plants, metals and minerals. As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, which of the following type of intelligence is she demonstrating? नीता क्या है? सभी प्रकार के जानवरों, पौधों और धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी नीता क्या है? नीता को नेचर की नॉलेज है। ठीक है, उसे नेचर की नॉलेज है। आप प्लांट्स को भी पहचान सकती है, धातु, खनिज, जितने भी जानवर हैं सभी का वर्गीकरण वो कर सकती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि उसके अंदर है? बताइए, इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल या फिर लिंग्विस्टिक या नेचुरलिस्टिक? तो इंटरपर्सनल क्या होती है? जो दूसरों के इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस को समझ सके, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इंटरपर्सनल। ठीक है, नेचुरलिस्टिक क्या होती है? जिन्हें नेचर की समझ होती है, जिन्हें नेचर की नॉलेज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेचुरलिस्टिक, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? नेचुरलिस्टिक, जिन्हें नेचर की समझ होती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है? जिनके अंदर लैंग्वेज फ्लुएंसी होती है, जिनके अंदर लैंग्वेज की फ्लुएंसी होती है। जैसे कि प्रेस रिपोर्टर है ये अंजना ओम कश्यप है। ठीक है, इनके अंदर क्या है? भाषाई बुद्धि पाई जाती है। इंट्रापर्सनल क्या होता है? जो खुद को समझते हैं, जो खुद की फीलिंग्स को समझते हैं, खुद के मोटिव्स को समझते हैं, जैसे कि ये सदगुरु वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। हिंदी में भी देख लेते हैं, प्रकृतिवाद। क्या है? प्रकृतिवाद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास, to cater to individual differences in a class, a primary school teacher should। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे हैं उन्हें किस तरह केटर करना चाहिए प्राइमरी स्कूल में? इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी अलग अलग विभिन्नता वाले बच्चे हैं। किसी के अंदर डिसेबिलिटी है, कोई किसी कास्ट से है, कोई किसी सोसाइटी से है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उन्हें एक ही स्कूल में किस तरह केटर करना चाहिए, उनकी सारी समस्याओं को पूरा करना चाहिए। Make strict rules for everyone in class and punish the children who disobey her। कि इस क्लास में स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बना दें और पनिश करें उन्हें। तो पनिश करना तो नेगेटिव वर्ड है, जहां पनिश आ जाए वो तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज पेपर पेंसिल टेस्ट। तो स्टैंडर्डाइज मानकीकरण भी कोई अच्छा मेथड नहीं होता, तो ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर एंड पेस ऑफ लर्निंग फॉर ऑल, यानी सभी के लिए सेम मेथड हो, सेम करिकुलम हो। तो इस तरह सभी की नीड्स को नहीं पूरा किया जा सकता। जैसा बच्चा हो उसी के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना होगा कि उसे किस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नहीं, मल्टी डायमेंशनल करिकुलम होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस देना ही है। तरह तरह के मेथड्स हमें यूज करने हैं, वैरायटी ऑफ मेथड्स हमें यूज करनी है जिससे बच्चों की नीड्स को पूरा किया जा सके। वैरायटी ऑफ मेथड्स, ठीक है, तरह तरह के मेथड्स हमें यूज करने हैं, टेक्निक्स यूज करनी है, टीचिंग एड्स हमें इस तरह के यूज करने हैं। ठीक है, जो उनके लिए अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, जिसे जिस तरह की प्रॉब्लम है उसे उसी तरह से केटर करना चाहिए, तभी सभी की इंडिविजुअल नीड्स को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13। 8 year old रोहित reasons stealing is wrong because stealing behavior can lead to his rejection by others।
8 साल का रोहित क्या है, ये रीजन कर रहा है, ये तर्क लगा रहा है कि चोरी करना गलत बात है क्योंकि उससे तुम्हें दूसरे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग ये कौन सी स्टेज है, इसमें क्या है, ये सोसाइटल रूल्स रेगुलेशन बनाने में बना है, ठीक लगा है, सोसाइटल रूल्स सोसाइटी के साथ रिलेशन बनाने में लगा है, यानी जिससे कि सोसाइटी के साथ रिलेशन ना बिगड़े, ठीक है। तो ये है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल के अंदर ये थर्ड स्टेज है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। कौन सी है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यासीय उन्मुखीकरण, ठीक है। इसमें क्या करता है, बच्चा इमेज बनाने में लगा रहता है या फिर बच्चा सोचता है कि उसके रिलेशन सोसाइटी के साथ अच्छे बने रहें, घर परिवार के साथ अच्छे रिलेशन उसके रहें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण में होता है कि बच्चा क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, उसे लगता है कि अगर तूने गलती कर दी तो पेरेंट्स तेरी पिटाई करेंगे, टीचर्स पिटाई करेंगे, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण में सोसाइटी रिलेशन बनाते हैं। सार्वभौमिकरण नैतिक सिद्धांत में क्या होता है कि बंदा सोचता है कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन से अगर कोई चीज ऊपर है तो वो है ह्यूमैनिटी यानी मानवता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ऑन वैरायटी ऑफ टास्क थ्रूआउट द मीन फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस इज नोन एज, जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा एक ही फाइल में करना या फिर बच्चे की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना, ये किसके अंदर आता है, रूब्रिक के अंदर आता है। रूब्रिक, फाइल, डेट शीट, उसे क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो। तो उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे की एक्टिविटीज सारी रिकॉर्ड करते हैं, बच्चे का सारा रिकॉर्ड होता है उसकी परफॉर्मेंस का, तो उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। Question number 15, in a progressive school the education imparted will make the children, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है, क्या बनाती है, बच्चों को सक्रिय अन्वेषण यानी एक्टिव एक्सप्लोरर। तो ये बात कितनी अच्छी है कि बच्चा एक्टिवली एक्सप्लोर करेगा, कुछ ना कुछ इनोवेट करेगा, नई नई चीजें सीखेगा, एक्सपेरिमेंट्स करके देखेगा, वो भी एक्टिवली, ठीक है, और पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं। सक्रिय अनुयायी यानी एक्टिवली फॉलो करेगा, जो टीचर करा रहा है बस उसे एक्टिवली फॉलो कर लेगा, तो ये गलत है। निष्क्रिय तो सारे गलत है, पैसिवली तो कोई भी ऑप्शन हमारा ठीक हो ही नहीं सकता, चाहे वो पैसिवली एक्सप्लोरर हो या पैसिवली वो फॉलोवर हो, ठीक है। तो पैसिव जो वर्ड है वो नेगेटिव है। सेकंड ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, सक्रिय अन्वेषण, ठीक है, एक्टिवली एक्सप्लोरर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, फ्लुएंसी एलाबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लुएंसी एलाबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, एक और होता है इसमें, ये 4 एलिमेंट्स हैं। ओरिजिनलिटी, ये 4 एलिमेंट्स किसके अंदर आते हैं बताइए, ईगोसेंट्रिज्म, एक्सटेंसिव मोटिवेशन, क्रिएटिविटी या सेंट्रल फिक्सनेस। तो ईगोसेंट्रिज्म तो छोटे बच्चे के अंदर होता है, ये पियाजे की थ्योरी में। एक्सटर्नल मोटिवेशन की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, यानी बाहरी अभिप्रेरणा। फंक्शनल फिक्सनेस भी नहीं होगा, ये थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्रिएटिविटी के फैक्टर हैं 4, फ्लुएंसी, एलाबोरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे ठीक है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक चैलेंज रिक्वायर्स, ऑर्थोपेडिक यानी जिसे शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है बताइए। मानकीकृत पाठ्यक्रमों यानी स्टैंडर्डाइज करिकुलम है, तो ये बात बिल्कुल सही है क्या, ये गलत है। हमें फ्लेक्सिबल करिकुलम देना है जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो, जिन्हें शारीरिक चुनौती है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कोई चल नहीं पा रहा है, तो उन्हें हमें रैंप का प्रयोग कराना है, रैंप देनी है, व्हील चेयर्स देनी है, लिफ्ट लगवानी है स्कूल में, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। आधारभूत अभिगम्यता, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना है, क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना है। तो सेकंड ही ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि हमें बच्चों को इस तरह का प्रावधान देना है कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, तो ये बात भी गलत है। अगर
टीचर्स का या एडमिनिस्ट्रेटर का बिल्कुल स्थिर दृष्टिकोण रहेगा बच्चों के ऊपर कि स्ट्रिक्टली बिहेव करेंगे उनके साथ, तो ये भी गलत है। विशेष स्कूल में स्थापन कि दूसरे स्कूल में उन्हें डाल दें कि स्पेशल स्कूल में, तो ये भी गलत है, बच्चे को इंफीरियर फील हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक है कि हमें अपने सिस्टम में चेंज करना है, अपने स्कूल में चेंज करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज्ड एज। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया वैसे रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी बच्चे को जब पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उसे डिसलेक्सिया होता है, रीडिंग डिसऑर्डर। यानी सा को जैसे बच्चा वाज पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, तो उसे क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। ये क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं कि ये क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन तो ऐसा नहीं है कि वो मंदबुद्धि है। स्पेक्ट्रम ऑफ साइको सोशल डिसऑर्डर तो ये भी नहीं है। कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड की बचपन में उसके मोटर डिसेबिलिटी हो गई, तो ऐसा नहीं है, ये लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। सिर्फ बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेंटली वो वीक है या माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसलेक्सिया क्या है? एक रीडिंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर है। जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, अधिगम विकारों का बहुक्रम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? बताइए, इंक्लूसिव टीचिंग का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? इक्विटी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इक्विटी होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में, इक्विटी भी होनी चाहिए और इक्वेलिटी भी होनी चाहिए, यानी समता और समानता। सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, ये कितना गलत वर्ड है। सेग्रीगेशन और लेबलिंग हमें करनी नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है। जिस ऑप्शन में सेग्रीगेशन और लेबलिंग दिया गया है वो ऑप्शन हमारा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी गलत होगा। तो इसमें गलत पूछा है नोट, ठीक है, क्या है? नोट पूछा है, तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन है। सेग्रीगेशन और लेबलिंग ये नेगेटिव वर्ड है। सिस्टमेटिक एडेप्टेशन टू डाइवर्सिटी की विभिन्नता को अपनाए, तो ये भी बात ठीक है। एक्सेप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसे भी एक्सेप्ट करें कि अलग सोसाइटी से कोई बच्चा आ रहा हो, किसी भी सोसाइटी से आ रहा हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, किसी रिच हो, पुअर हो और डल हो, इंटेलिजेंट हो, सभी के साथ हमें अच्छे से बिहेव करना है, ठीक है, सभी को एक्सेप्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे ठीक है, नोट पूछा है, यानी ये गलत है। प्रतिकरण और नामीकरण हमें नहीं करना चाहिए क्लास में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द पोटर कम्युनिटी लर्न कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी पोटर कम्युनिटी यानी कुम्हार समुदाय से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन्हें क्या है? मास का कंसेप्ट समझ आने लगता है, क्योंकि वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को अपने घर परिवार में करते हुए। अर्लियर देन कंजर्वेशन ऑफ नंबर, जबकि नंबर का कंसेप्ट उन्हें इतनी अच्छे से समझ नहीं आता। रीजन क्या है? लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है। अधिगम और विकास क्या है? ये सामाजिक संदर्भ से आता है, ठीक है, सामाजिक संदर्भ यानी अपनी रियल लाइफ से सीखता है बच्चा। जैसे कि कोई दुकान, किसी का कोई शॉपकीपर है, अगर उसका बच्चा है तो उसे नंबर की नॉलेज जल्दी होगी, यानी वो नंबर जल्दी सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखता है अपने घर में, अपने पेरेंट्स को देखता है, शॉपकीपर है उसके पेरेंट, तो बच्चे को नंबर की नॉलेज जल्दी हो जाएगी। तो इसी तरह इसमें दिया गया है कि जो कुम्हार समुदाय के बच्चे हैं उन्हें मास का जो कंसेप्ट है वो जल्दी से समझ आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये सोशल कल्चरल कंटेक्ट से बच्चा सीखता है, सामाजिक संदर्भ से ही बच्चा सीखता है, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करता है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। When students learn a behavior through observation, the first step of that process is that they must remember the actions of the model, कि मॉडल्स के एक्शंस को याद रखेगा। Pay attention to the model यानी ऑब्जर्व करेगा। Assessment of their acts of assessment, assessment of their acts of imitation, इमिटेट करेगा, आकलन करेगा। रिपीट एंड प्रैक्टिस द बिहेवियर ऑफ द मॉडल, कि रिपीट करेगा, प्रैक्टिस करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ठीक होगा कि ये बांडुरा की थ्योरी में आता है, पहले बच्चा ऑब्जर्व करेगा फिर इमिटेट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है ऑब्जर्व करना, फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है कि प्रतिमान पर पहले ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
अंडरस्टैंडिंग द एरर्स मेड बाय लर्नर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर एज। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान करती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि एरर, अगर कोई बच्चा एरर्स कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि बच्चा कमजोर है या बच्चा वीक है या बच्चा पढ़ नहीं सकता, वो गलती कर रहा है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। ये बात सही लग रही है, आगे पढ़ते हैं। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावक को सूचित कर सकती है कि अगर कोई बच्चा मिस्टेक्स कर रहा है, एरर्स कर रहा है, तो उसकी लापरवाही को उसके घरकों के बारे में घरकों को बताए, तो ये भी गलत है। ठीक है, वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर दे, ये भी गलत है कि उन्हें अलग थलग कर दे कि तुम एरर कर रहे हो, तुम अच्छे नहीं कर रहे हो पढ़ाई में, तो तुम्हें अलग सेक्शन में डाल दें, जो बच्चे एरर नहीं कर रहे हैं उन्हें अलग सेक्शन में डाल दें, तो ये भी गलत है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वे अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ये बात ठीक है कि बच्चा एरर कर रहा है तो उसे देख के समझ आ जाता है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत है, किस एरिया में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एनईपी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए? कंटेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, कि जो कंटेंट है सिर्फ उसी की तरफ ध्यान हो। तो ऐसा एनईपी नहीं कहती, एनईपी कहती है कि कंसेप्चुअल होनी चाहिए, ना कि कंटेंट ओरिएंटेड। ना टेक्स्ट बुक पे ध्यान देती है कि किताब से ही पढ़ना है बस। एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस होनी चाहिए, बच्चा खुद एक्टिवली इन्वॉल्व हो, कुछ ना कुछ करके सीखे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, लर्निंग बाय डूइंग हो। तो इस तरह की लर्निंग क्लास में होनी चाहिए, ना ही बिहेवियरिस्टिक के बारे में एनईपी ने बात की है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, प्रयोगात्मक होनी चाहिए, बच्चा एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, कुछ ना कुछ सीखे, कुछ इनोवेट करे, नए नए तरीके सुझाए, करके देखे, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करें। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तन्वी प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एग्जामिनेशन। तन्वी क्या कर रही है? गहरी सांस ले रही है एग्जाम शुरू होने से पहले। She is using dash strategy to cope with anxiety, यानी चिंता से, डर से बाहर निकलने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है उसके लिए बताइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अपनी समस्या का समाधान कर रही है। तो प्रॉब्लम तो यहाँ कोई है ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल रही है जिसकी लंबी ब्रीथ लेके, लंबा सांस लेके, गहरा सांस लेके एग्जाम में अच्छे से कर सके वो। इमोशनल मैनेजमेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपने संवेगों को शांत कर रही है, अपने इमोशंस को मैनेज कर रही है वो। ठीक है, अवॉइडेंस, ये भी गलत है, डिनाइल, वो कुछ कर नहीं रही है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। भाव नियमन, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, कि जैसे हम एग्जाम में जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट क्या है, अपने आप ही बढ़ जाती है, तो क्या होता है, गहरी सांस ले रही है जिससे कि इमोशंस को मैनेज कर सके। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। During the lockdown due to COVID-19 pandemic, Rohini likes to read the story books her elder sister had without any prompting from anybody. Rohini is a, रोहिणी क्या कर रही है? कोविड-19 महामारी के दौरान क्या कर रही है? बिना किसी के बढ़ावा दिए रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है, यानी अपनी बड़ी बहन की बुक्स पढ़ रही है। उसे बल्कि कोई नहीं कह रहा है कि तुम्हें ये बुक्स पढ़नी है, लेकिन वो पढ़ रही है अपने इंटरेस्ट से। तो वो रोहिणी क्या कर रही है बताइए? रोहिणी कॉम्पिटिटिव लर्नर है कि कंपटीशन की वजह से पढ़ रही है? तो ऐसा नहीं है। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर, ये बात बिल्कुल ठीक है। रोहिणी क्या है? इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, यानी अंदर से प्रेरित है, उसे कोई चीज फोर्स नहीं कर रही है, ना उसे कोई कह रहा है कि आपको ये बुक्स पढ़नी है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। रोहिणी क्या है? इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यहाँ उसे कोई परफॉर्मेंस करनी नहीं है। और एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है वो एक्सटर्नली मोटिवेट होता है, यानी उस पर रिवार्ड, वो काम करता है रिवार्ड के लिए कि मैं पढ़ लूँ तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, या मैं अगर नहीं पढ़ा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ लेता हूँ इसलिए मुझे कैश प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड वो होते हैं जो अंदर से ही प्रेरित होते हैं, जिन पे रिवार्ड पनिशमेंट कोई काम नहीं करता है। ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, स्वयं प्रेरित अधिगम करता है वो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
अल्टरनेट कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं। जो बच्चों के अल्टरनेट कंसेप्ट बन जाते हैं, कुछ भी गलत कंसेप्ट या कुछ भी अलग कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में आ जाता है, किसी भी इंडिविजुअल के दिमाग में आ जाता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इनएबिलिटी टू लर्न, कि इंडिविजुअल सीख नहीं सकता, ऐसा है क्या? तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। मिसकंसेप्शन किसी के भी माइंड में हो सकते हैं, किसी के भी दिमाग में भ्रांति आ सकती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सीख नहीं सकता। इंट्यूटिव आइडियाज अबाउट पार्टिकुलर कंसेप्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई ना कोई आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में कोई भी संदर्भ से अलग, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बेसलेस, कि उनका कोई आधार ही नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है, तो ऐसा भी नहीं है। परमानेंट कंसेप्चुअल स्टैग्नेशन, कि वो परमानेंट हो गए दिमाग में, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा ठीक है। किसी संप्रत्ति के बारे में सहज विचार, तो इसमें क्या करना चाहिए टीचर को, ये अगर बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं मिसकंसेप्शन, तो टीचर को डिस्कस करने चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए, उसे सोल्व करना चाहिए, ठीक है। तो मिसकंसेप्शन किसी के भी माइंड में आ सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज आर इफेक्टिव इन अ प्राइमरी क्लासरूम। प्राइमरी क्लासरूम में कौन सा एक मेथड अच्छा है, कौन सी एक पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी जो है वो इफेक्टिव है। यूज ऑफ कंसेप्ट मैप, तो कंसेप्ट मैप क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चे को पढ़ाना, पिक्चर से, चार्ट से, मैप से, चार्ट के थ्रू पढ़ाना, मॉडल्स के थ्रू पढ़ाना, ठीक है, मैप्स के थ्रू पढ़ाना, तो क्या होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाना। मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कंसेप्ट, ये बात बिल्कुल गलत है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। प्रोविजनिंग फॉर डाइवर्स मटेरियल, कि उन्हें अलग अलग विविध तरह के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएं, तो ये बात भी ठीक है। यूज ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, कि उन्हें कहानियों के द्वारा पढ़ाया जाए, तो ये बात भी ठीक है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड में, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अ प्राइमरी टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन एट लीस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक, द टेक्निक वुड बी, कि प्राइमरी टीचर क्या कह रही है कि ये इंफॉर्मेशन तुम्हें 5 बार लिखनी है अपनी नोटबुक में, तो ये टेक्निक क्या दर्शा रही है, हाईली इफेक्टिव सिंस रिहर्सल एंड रिपीटिशन हेल्प सिग्निफिकेंटली इन मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ कंटेंट, effective since repetition of any information less than 5 times leads to immediate forgetting, ineffective since more rehearsal is not a suitable technique for meaningful learning, ineffective since rehearsal is a complex method of meaningful learning। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा ठीक लग रहा है, क्योंकि 5 बार लिखना कोई अच्छी बात नहीं है, ये इनइफेक्टिव है, क्योंकि ज्यादा रिहर्सल क्या है, इससे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, ये रट्टा हो गया, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, कौन सी एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज हैं। एल्गोरिथम, तो ये बात ठीक है। ह्यूरिस्टिक, कि कुछ खोज करना, ये भी ठीक है। ट्रायल एंड एरर विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, ट्रायल एंड एरर ठीक है लेकिन बिना कॉम्प्रिहेंशन, ये गलत है। फंक्शनल फिक्सनेस, ये भी गलत है, फिक्सनेस तो गलत ही होता है कि कोई भी चीज फिक्स कर दी। एल्गोरिथम और ह्यूरिस्टिक हमारा बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कि कुछ खोज करके देखना, कुछ डिस्कवर करना। कलन विधि एंड अन्वेषण, ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, ये समस्या समाधान के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, ये प्रभावशाली है इनकी, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, which one of these activities is not effective for making use of previous knowledge of children for further learning? निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। रटना, तो रटना तो जहां भी आ गया ना वो हमारा ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि रटना जो है नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो नहीं पूछा है तो रटना ही यहाँ पे सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विचार वेश, यानी विचार विमर्श करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। स्कीमा सक्रियता यानी स्कीमा एक्टिवेशन, ये भी बात ठीक है।
संकल्पना मानचित्र, ये बात भी ठीक है। कंसेप्ट मैपिंग यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम्स, विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी चार्ट्स मॉडल्स के थ्रू बच्चे को पढ़ाना। स्कीमा एक्टिवेशन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को बच्चे के जोड़ना, ठीक है। विचार वेश होता है डिस्कशन करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही है, नहीं पूछा है, ये भी देखना है कि पूछा क्या है, नहीं, ठीक है। तो गलत क्या है, रटना, रटना एक गलत बात है, रटना तो वैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।